ऐसे मुद्दे का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने हाल ही में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। मुद्दा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। इस सोर्स मटेरियल में इस मेगा प्रोजेक्ट के अलग अलग पहलुओं की बहुत गहराई से पड़ताल की गई है। तो आइए इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे जो तथ्य और तर्क हैं उन्हें बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स मटेरियल अपनी शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाले फैक्ट से करता है। द लेदरबैक सी टर्टल। सोचिए, ये एक ऐसी प्रजाति है जो 66 मिलियन साल पहले उस एस्ट्रॉयड अटैक से भी बच निकली थी जिसने डायनासोर्स तक का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन रिपोर्ट यहां एक चिंता जताती है कि भारत में इनका जो सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड यानी घोंसला बनाने का स्थान है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है, वो अब एक बहुत बड़े खतरे में है। आइए देखते हैं आखिर वहां चल क्या रहा है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। दूसरा, पर्यावरण की कीमत। तीसरा, शोम्पेन जनजाति पर असर। चौथा, रेगुलेटरी प्रक्रियाओं पर उठे सवाल। पांचवा, इसके पीछे के स्ट्रेटेजिक तर्क। और आखिर में व्यावसायिक उद्देश्य। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर, द 81,000 करोड़ मेगा प्रोजेक्ट। सोर्स के मुताबिक इस विशाल मेगा प्रोजेक्ट को 4 बड़े पिलर्स पर खड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा, सैन्य और नागरिक दोनों के उपयोग के लिए एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट होगा, एक 450 MBA का पावर प्लांट और एक नई कमर्शियल टाउनशिप शामिल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाउनशिप को इतना बड़ा बनाया जाना है कि यहाँ करीब 3.5 से 6.5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। बताया गया है कि इस 81,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का पहला फेज 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब आते हैं दूसरे और काफी चिंताजनक पहलू पर, द स्टैगरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट, यानी पर्यावरण का भारी नुकसान। यहां पर सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के अनुमानों के बीच एक बहुत बड़ा गैप सामने आता है। देखिए, एक तरफ सरकारी रिपोर्ट कहती है कि प्रोजेक्ट के लिए करीब 7.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का अनुमान है कि असली आंकड़ा 1 करोड़ पेड़ों तक जा सकता है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं जो वहां के लोकल क्लाइमेट और बारिश को कंट्रोल करते हैं। आंकड़ों में जमीन आसमान का यह अंतर इस एनालिसिस का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा रिपोर्ट में गलाथिया बे की बदलती भौगोलिक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अभी इस खाड़ी का जो मुंह है वो करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद प्रस्तावित है कि ये घटकर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगा। सोर्स सख्त चेतावनी देता है कि इस ड्रास्टिक बदलाव की वजह से उन्हीं लेदरबैक टर्टल्स के नेस्टिंग ग्राउंड्स पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, जिनका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और हां, बात सिर्फ पेड़ों और कछुओं तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट आगे हाईलाइट करती है कि वहां मौजूद 16,150 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज भी सीधे खतरे में हैं। इन कोरल्स को दूसरी जगह रीलोकेट करने की जो सरकारी योजना है, सोर्स के मुताबिक उसे अभी तक वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं माना गया है। साथ ही वहां के एंडेमिक जीव जैसे निकोबार लॉन्ग टेल्ड मकैक, निकोबार मेगापोड और ट्री श्रू, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, उनके अस्तित्व पर भी एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। इकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ें तो तीसरा हिस्सा फोकस करता है वहां के मूल निवासियों पर, इम्पैक्ट ऑन द शोम्पेन। इस संख्या को जरा गौर से देखिए, सिर्फ 29। सोर्स द्वारा हवाले दिए गए 2011 के सेंसस के हिसाब से इस पूरी तरह से अलग थलग रहने वाली जनजाति की कुल जनसंख्या सिर्फ 29 थी। ये लोग भारत के सबसे सेंसिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं और इनका बाहरी दुनिया से लगभग ना के बराबर संपर्क रहा है। तो बाहरी लोगों के आने का इन पर क्या असर होगा? रिपोर्ट में 13 देशों के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और सर्वाइवल इंटरनेशनल के हवाले से एक बेहद सख्त चेतावनी दी गई है। उनका मानना है कि बाहरी लोगों के आने से जो नई बीमारियां वहां पहुंचेंगी वो इस जनजाति के लिए सीधे तौर पर एक डेथ सेंटेंस होंगी, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल अनएक्सपोज्ड है, नई बीमारियों से लड़ नहीं सकता। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने इस एक्सटर्नल एक्सपोजर को एक नरसंहार या जीनोसाइड के बराबर बताया है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, प्रोसीजरल एंड रेगुलेटरी कंट्रोवर्सीज, यानी क्लियरेंस की प्रक्रिया। सोर्स ने पिछले कुछ सालों की एक टाइमलाइन ट्रैक की है जो काफी सवाल खड़े करती है। देखिए, 1997 में गलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। 2020 के सरकारी नक्शों में वहां के कोरल रीव्स प्रॉपर तरीके से मार्क्ड थे, लेकिन फिर अचानक 2021 में इसे सेंचुरी की लिस्ट से हटा दिया गया और तो और नक्शों से कोरल्स को ही गायब कर दिया गया। रिपोर्ट ये दावा करती है कि ये सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को बाईपास करने के लिए किए गए जानबूझकर और तेजी से किए गए बदलाव थे।
इसके अलावा कानूनी प्रोसीजर्स पर भी सवाल हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये क्लियरली कहता है कि ट्राइबल ज़मीन लेने के लिए समिति में उनका आपस का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है, लेकिन इस एक्सप्लेनर के अनुसार उस समिति में शेड्यूल्ड ट्राइब का एक भी सदस्य नहीं था। जिस ग्राम सभा ने इसकी मंजूरी दी, दावा है कि उसमें भी 0 ट्राइबल मेंबर्स थे। और सबसे हैरत की बात, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे जटिल और लंबे चलने वाले काम को एलिजिडली सिर्फ 6 से 7 दिनों में निपटा दिया गया। यही वजह है कि सोर्स इस पूरी क्लियरेंस प्रक्रिया पर इतनी गंभीर आपत्ति जताता है। चलिए अब 5वें हिस्से की बात करते हैं, एनालाइजिंग द स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशंस, यानी इस प्रोजेक्ट का मुख्य आधार बताई जाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक तर्क का विश्लेषण। इस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए अक्सर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल का तर्क दिया जाता है, लेकिन सोर्स इस ज्योग्राफी को थोड़ा क्लियर करता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक पतला चैनल जरूर है जो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जोड़ता है, पर इसके जो असली चोक पॉइंट्स हैं वो सिंगापुर और मलेशिया के पास हैं। ग्रेट निकोबार तो अंडमान सी में है, जो इन मेन चोक पॉइंट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इसलिए रिपोर्ट ये पॉइंट आउट करती है कि वहां से पूरे स्ट्रेट को चोक करने का दावा शायद असलियत से थोड़ा दूर है। एक और बड़ा पॉइंट ये उठाया गया है कि पिछले 20 सालों में चीन ने अपने ट्रेड और एनर्जी सप्लाई के लिए ढेरों ऑल्टरनेटिव रूट्स तैयार कर लिए हैं, चाहे वो म्यांमार की पाइपलाइंस हों जिससे सीधे ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, पाकिस्तान के रास्ते CPEC प्रोजेक्ट हो, सेंट्रल एशिया से आने वाली डायरेक्ट ओवरलैंड सप्लाई हो, या फिर नए ट्रेन कॉरिडोर्स और रशिया के रास्ते आने वाले आर्टिक रूट्स। सो उसका लॉजिक ये है कि जब चीन के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की कमी नहीं है, तो पुरानी मलाक्का डिलेमा वाली स्ट्रैटेजी पर इतना फोकस करना आज के समय में शायद उतना प्रभावी ना हो। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, अंडरलाइंग कमर्शियल मोटिव्स। असली व्यावसायिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं? जमीन के बंटवारे के जो आंकड़े सोर्स ने प्रेजेंट किए हैं वो सच में काफी चौंकाने वाले हैं। देखिए, करीब 114.9 स्क्वायर किलोमीटर की एक बहुत ही विशाल जमीन सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल टाउनशिप के लिए आवंटित की गई है, जिसमें कसिनोज और लग्जरी रिजॉर्ट्स प्रस्तावित हैं। जबकि दूसरी तरफ बाकी का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर महज 1.1 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटा हुआ है। इन प्रोपोर्शंस को देखने के बाद रिपोर्ट बिल्कुल निरपेक्ष रूप से एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या यह मेगा प्रोजेक्ट वास्तव में किसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर आधारित है, या इसके पीछे कमर्शियल मुनाफा और कॉर्पोरेट एक्सपेंशन मुख्य लक्ष्य है? तो इन सारे तथ्यों को देखने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक आखिरी चिंतनशील सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या प्रस्तावित आर्थिक और स्ट्रेटेजिक फायदे उन पर्यावरणीय और मानवीय नुकसानों से बड़े हैं जिनकी भरपाई शायद आगे चलकर कभी नहीं की जा सकेगी? ग्रेट निकोबार की इस बहस में दांव पर वाकई बहुत कुछ लगा है। इन आंकड़ों और तर्कों को समझने के बाद असलियत में इस खूबसूरत द्वीप पर क्या कीमत चुकाई जा रही है, इस पर और गहरी चर्चा होना जरूरी है।